हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। जो आज का लेक्चर रहने वाला है, ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। ये मैं किसी लेक्चर में नहीं बोलता हूँ, आज वाले लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट को यहाँ पे स्किप कर दिया तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। क्योंकि जो टॉपिक आज करने वाले हैं ना, इसके अंदर बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है। बच्चों को ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है क्योंकि कहते हैं कि सर इसमें हमें कितना भी रिवीजन कर लें, कितने भी लेक्चर देख लें, हमारे को इसमें कंसेप्चुअली क्लियर ही नहीं हो पाता, हमें लॉजिक्स क्लियर ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें डाल के दे देते हैं वो। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी है, 100% कंसंट्रेशन से सुनना है और साथ में चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही सुनना है अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब किए बिना आप लेक्चर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले लास्ट लेक्चर का एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ जो आज के लेक्चर में भी काम आएगा हमारे। इसमें हमने देखा था कि एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को हमने 3 मॉडल्स में क्लासिफाई किया था। कौन से? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, और एक फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 मेथड्स में अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया था? क्योंकि ना मेरी मल्टीपल एसेट्स हैं और हर एसेट का कैश फ्लो जनरेशन का वे अलग अलग था। तो अब मेरे को उसकी मेजरमेंट स्टार्टिंग में, सब्सिक्वेंटली, या फिर उसका अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है, ठीक है, तो वो सारा कौन बताता है? उसके हर का सेम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, इंडेक्स 109 ने कहा था कि मैं इसको 3 वेज में बताता हूँ कि हाँ, अगर इसके अंदर क्लासिफाई होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अकाउंटिंग बताई है, मेजरमेंट बताई है, वो वाले रूल्स अप्लाई कर देना। अगर इसके अंदर आती है सेट तो इसके वाले रूल्स, मॉडल्स, मेथड्स जो भी सारे वो अप्लाई कर देना। अगर इसके अंदर आती है, क्लासिफाई होती है वो एसेट, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, जो भी करना है इसके अकॉर्डिंग करना, जो भी इसमें बता रहे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ना जल्दी से चार्ट के थ्रू, हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था लास्ट लेक्चर में, उसके थ्रू रिवाइज करवाता हूँ। हमने इस एसेट को किस मॉडल में क्लासिफाई होगी, किस मेथड में क्लासिफाई होगी, वो कैसे आइडेंटिफाई किया था। उसके लिए मैंने 2 टेस्ट कंडक्ट किए थे। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कंडक्ट किया था और एक मैंने बिजनेस मॉडल टेस्ट कंडक्ट किया था, ठीक है। अब मैंने उसमें देखा था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट के अंदर क्या क्या होता था मेरा। इसके अंदर देखता था कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में मेरे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है, तब तो मैं कहूंगा कि हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट मेरा मीट कर रहा है। अदरवाइज मैं कहता था कि नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और मिलता है, ठीक है, तो इसको डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज तरीके से एग्जांपल्स दे देकर मैंने समझा था। बट यहाँ पे बोलूंगा कि अगर मेरे को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के अलावा कुछ मिलता है तो मैं कहूंगा कि ये फेल हो गया मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, ठीक है। इसको मैं FVTPL वाली कैटेगरी में क्लासिफाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये अगर इसके अंदर इंटरेस्ट की बात करता हूँ, इंटरेस्ट में मैंने देखा था कि इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट वाला DNA होना चाहिए। मतलब कि इंटरेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास करने के लिए कौन सा होना चाहिए, वो वाला इंटरेस्ट होना चाहिए जो मेरा बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मतलब उसके अंदर कंपनसेट करना चाहिए इंटरेस्ट सिर्फ मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और क्रेडिट रिस्क के कंपनसेशन को, ठीक है, वही वाला इंक्लूड होना चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। तभी मैं कहूंगा कि हाँ, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वाला DNA है। अगर ये पास हो जाता है, मान लो, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही है सिर्फ और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वाला DNA, तो ये पास हो गया। तो उसके बाद मैं देखता हूँ मॉडल, कौन सा बिजनेस मॉडल अप्लाई होता है। जो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे, मतलब कि हर इंस्ट्रूमेंट का देखता हूँ मैं। और ये देखता हूँ मैं बिजनेस मॉडल, मतलब एंटिटी लेवल पे। क्या एक एंटिटी में एक से ज्यादा बिजनेस मॉडल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। वो मल्टीपल पोर्टफोलियोज मेंटेन करके रख सकता है कि कोई होल्ड करने के लिए होगा, कोई सेल करने के लिए होगा, वो अलग अलग कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसको इसलिए, उस एसेट को इसलिए होल्ड कर रहा हूं ताकि उससे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, मतलब कि इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वगैरह मिलने वाले हैं, वो रिसीव करूंगा मैं सारे टिल मैच्योरिटी तक, तो इसके अंदर क्लासिफाई कर दूंगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में। और अगर मेरा ये पर्पस है कि ये इंटेंशन है कि उस एसेट को इसलिए होल्ड कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो कलेक्ट करना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट वगैरह जो भी उससे मिल रहा है, प्रिंसिपल वगैरह भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मैं रिसीव करना चाहता हूँ। बट ये है कि मेरे को जैसे ही कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं मेच्योरिटी तक होल्ड करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं उससे पहले ही बेच के निकलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाता है। अगर मैंने ये भी कहा था कि सर अगर मिल जाता है तो मैं सेल कर दूंगा, अगर नहीं मिलता तो मेच्योरिटी तक भी रहना पड़ेगा, तो मतलब सेल की उसका इंटेंशन तो है ना बीच में, तो FVTOCI में, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि उसका होल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का उसका मोटिव ही नहीं था,
वो सिर्फ इसलिए होल्ड किया था कि उसको सेल करना था। जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, खरीदा बेचा, जैसे उसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज जो उसने आपने बेच के निकल गए, तो वो होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और जो किसी भी इसमें कवर नहीं हुआ एसेट में, किसी भी मॉडल में कवर नहीं हुआ बिजनेस मॉडल, उसको हम इसमें डाल देंगे, समझ रहे हो। और इसमें एक ऑप्शन भी था आपके पास कि अगर एफवीटीपीएल के अंदर कोई इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए, मान लो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए, ठीक है, तो वो आपके एफवीटीपीएल में होती है वैसे तो क्लासीफाई, बट आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप उसको नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए रखते हो, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब कि उसको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं रख रहे हो आप, तो उसको क्या करोगे, आप उसको एफवीटी ओसीआई पे क्लासीफाई कर सकते हो, कर सकते हो। क्या ये वाला एफवीटी ओसीआई और ये अलग सेम रहेगा? इनका दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने, तो उसको अलग अलग ही हम डील करेंगे, ठीक है। तो इसमें एफवीटी ओसीआई में क्लासीफाई कर सकते हो, बट ये इरिवोकेबल ऑप्शन है, बाद में इसको एफवीटीपीएल में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं आज नया लेक्चर, ठीक है। अभी तक रिवाइज हुआ है हमारा सिर्फ, अब आगे का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हम देखेंगे आज मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हम मेजर फाइनेंशियल एसेट्स को किस अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं ये इन दो मेथड के लिए लगेंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एफवीटीपीएल के लिए नहीं है ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर ना मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ना मेरे 3 रेट हैं डिफरेंट डिफरेंट, आप देखोगे, एक कूपन रेट, एक मार्केट इंटरेस्ट रेट ये, और एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपके यहाँ पे 3 तरीके के रेट दे रखे हैं और ये एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं और बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा रेट कहाँ पे लगेगा। तो इसका एक काम करता हूँ, मैं आपको चार्ट के थ्रू लेके जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट बनवाता हूँ आपका, क्योंकि चार्ट से ना हमारे को बहुत चीजें क्लियर हो जाती है जल्दी। यहाँ पे मैं टाइप ऑफ रेट, रेट कितने कितने तरीके के यहाँ पे बनाता हूँ मैं। एक तो है मेरा कूपन रेट, एक है मेरा मार्केट इंटरेस्ट रेट, और एक है मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब जो कूपन रेट है इसको मैं एक और नाम से बोल देता हूँ, इसको एक और नाम बोल देता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट भी बोल देता हूँ इसको, ठीक है। इसका इसी का नाम है। अब जो कूपन रेट है ये कहाँ पे यूज होगा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने एक 10% डिबेंचर्स को परचेज किया, मतलब इसके अंदर 10% डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किए, कितने रुपए, 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा मेरे को 10% ऑन 1000 पे, कितना, 100 रुपीज, ठीक है। ये जो 10% है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम कूपन रेट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं कहता हूं, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं एग्जाम्पल को, मैं कहता हूं कि ये मेरे को 1000 की क्या है, ये मेरी फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है डिवेंचर की, ठीक है। 10% डिवेंचर के अंदर इन्वेस्ट किया जिसकी फेस वैल्यू है 1000 की, ठीक है। कितना, एक डिवेंचर लिया मैंने, ठीक है, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 1000। इसके ऊपर मेरे को डिस्काउंट भी मिला, कितना, 10%। तो मैं कितना कहूंगा कि कितना ब्याज मिलना चाहिए मेरे को, मैंने पैसा कितना दिया इसमें, पैसा कितना लगाया, मतलब कि कंसिडरेशन पेड, मैंने कितनी कंसिडरेशन पे की इसमें, मैंने 1000 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब कि 1000 माइनस डिस्काउंट 10% ओ 1000, तो कितना आ गया, 900 रुपये मैंने दिए। अब इस पे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ होगा मेरे को, इंटरेस्ट रिसीव मतलब एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा मेरे को,
ये तो बहुत इजी पॉइंट है, इसमें इतना क्या डर रहे हो, ये तो बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्ट तो आगे आने वाला है, बट आपको मेरे साथ करते रहोगे तो वो भी डिफिकल्टी नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। आप कहोगे सर आपने तो स्टार्टिंग में इतना हवा मचा दिया था कि इतना डिफिकल्ट है, इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें तो कुछ लगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा इसमें, 900 का 10% या फिर 1000 का 10%। जो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू का मिलता है। फेस वैल्यू थी आपकी 1000, 10% ऑफ 1000, आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला इधर भी। ठीक है सर, ये तो हो गया, चलो क्लियर। ये आता है मेरे काम, ये आता है टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। जहां पे भी इंटरेस्ट बोलूंगा डिविडेंड समझ लेना, मतलब डिविडेंड भी समझ लेना। कहीं ये कहो कि सर इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट तो समझेंगे नहीं। टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। ठीक है, रिसीव या टू बी रिसीव, जो भी कहो आप, to be received। समझे। और ये किस पे होगा, ऑन फेस वैल्यू रिसीव होगा, ऑन फेस वैल्यू रिसीव होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं अगर आगे बात करूं, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट कहां लगेगा। देखो मैं आपको अभी ये बताया कूपन रेट का, अभी मैं कहता हूं कि आपको अगर यहाँ पे नोट्स पे लेके चलता हूं, नोट्स पे आप देखोगे कैश फ्लो सच एज इंटरेस्ट या डिविडेंड, इसको कैलकुलेशन किस रेट पे करोगे, कूपन रेट पे। ठीक है, कूपन रेट पे इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इतना पैसा मेरे को मिल रहा है, मतलब कैश इनफ्लो कितना हो रहा है मेरा, वो देखने के लिए आप कूपन रेट लगाओ, कितना इनफ्लो हो रहा है मेरा कैश। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि फेयर वैल्यू, मतलब कि अगर मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और एफईटीओ से अप्लाई कर रहा हूं, तो फेयर वैल्यू मतलब कि इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा। इनिशियली आपको पता है कि हम फेयर वैल्यू का यूज करते हैं, बट फेयर वैल्यू के साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं, कुछ और कॉस्ट भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अगर वो दे रखे हैं तो। ठीक है, अभी आप इजीनेस के लिए ये मानो कि कुछ और कॉस्ट नहीं दी हुई है, सिर्फ फेयर वैल्यू ही है, उसी पे रिकॉग्नाइज करना है, या फिर दे भी रखी हो तो हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि फेयर वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, चाहे कॉस्ट भी दे रखी हो, वो कॉस्ट वाला काम आगे का है। ठीक है, अभी मैं कहता हूं कि आपको फेयर वैल्यू दे रखी है, मतलब फेयर वैल्यू निकालनी है आपको, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना आपको। इनिशियली आप जो एसेट आपके पास है उसको किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स में, वो बताता है कौन, ये वाला टॉपिक। ठीक है भाई, आपकी इनिशियली फेयर वैल्यू पे होती है रिकॉग्नाइज, अब फेयर वैल्यू कितनी होगी वो बताएगा ये वाला टॉपिक, फेयर वैल्यू कितनी होगी वो बताएगा ये टॉपिक। ठीक है, अब उसमें मेरे दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो चाहे तो एट मार्केट टर्म्स हो सकती है या एक ऑफ मार्केट टर्म्स हो सकती है। अब एट मार्केट टर्म्स कि आप किसको कहोगे, जो मतलब कि मार्केट में जिस टर्म्स पे वो एसेट बिकती है उसी टर्म्स पे मैंने भी वो एसेट को जनरेट की है। ठीक है, उसी टर्म्स पे मैंने भी वो एसेट एक्वायर की है जिस टर्म्स पे मार्केट में सेल होती है। ठीक, जैसे एग्जांपल फेयर वैल्यू, मैं यहाँ पे चार्ट बनवा देता हूँ इसका भी, यहाँ पे दो आ जाते हैं मेरे, एक आता है एट मार्केट टर्म, एक ऑफ मार्केट टर्म्स। ठीक है, दो हो गए मेरे। अब एट मार्केट टर्म्स पे क्या होता है मेरा, ये होता है कि अगर मैंने जो एसेट एसेट मान लो कि मैंने लोन दिया है किसी को, लोन दिया, ठीक है, लोन दिया किसी को, अब मार्केट में कितना रेट चल रहा है उसका, मान लो मार्केट में उसका चल रहा है 10% रेट, और मैंने उसको लोन भी दिया है 10% पे ही, तो ये हो गया मेरा एट मार्केट टर्म्स। अब ये मतलब अगर रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको और भी टर्म्स देखनी पड़ेंगे कि रेट वगैरह मल्टीपल वेज पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता, और भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो हम सारी रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ वही वाली डील करूंगा, वही डिस्कस करूंगा
जो सी आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। आप एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्वेश्चन में कैसे पता लगा सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा एट मार्केट टर्म्स का है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आप इसको फेयर वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू अलग वे से निकलती है, इसकी अलग वे से निकलती है। अब ये एट मार्केट टर्म्स कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन के अंदर जो कूपन रेट था उसको मैंने क्या कहा था, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट भी, तो मतलब कि कह सकता हूं जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है वो इक्वल दे रखा है किसके, मार्केट इंटरेस्ट रेट के इक्वल दे रखा है। ठीक है, मतलब कि मैंने जितना सामने वाले को जितने इंटरेस्ट पे लोन दिया, मान लो सामने वाले को 10% इंटरेस्ट पे लोन दिया, 10% इंटरेस्ट पे लोन दिया, और मार्केट में भी रेट उतने पे ही बिकता है लोन, मतलब 10% का ही रेट चल रहा है। जैसे आप नॉर्मली आप अगर इसी एरिया के मतलब दिल्ली साइड के ही हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम 12% पर एनम रेट से मान लो नॉर्मली मार्केट में ब्याज पे देते हैं पैसा। अगर आपने भी किसी को 12% रेट पे ही दिया है तो आप क्या कहोगे, मार्केट टर्म्स पे है। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है या फिर ये दे रखा है कि उसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट आपको दिया ही नहीं है, मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अगर मार्केट रेट आपको दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो आप क्या कहोगे कि हाँ एट मार्केट टर्म्स पे ही है, क्योंकि आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे ना, आप यही एज्यूम करोगे कि हाँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है वही मार्केट रेट होगा। अब ऑफ मार्केट में क्या करना होता है आपको, ऑफ मार्केट में आप कहते हो कि ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रेट नॉट इक्वल टू, इसमें इक्वल नहीं होगा किसके, मार्केट इंटरेस्ट रेट। इसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट के इक्वल नहीं होगा ये वाला रेट, समझे। अब इसमें सेकंड वाला अगर ना दिया हो मान लो मार्केट इंटरेस्ट रेट, भाई इधर नहीं आएगा, इधर तो देना पड़ेगा, तभी तो आप इसको कह सकते हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रेट के इक्वल नहीं है। मान लो वहां पे आपको दे रखा है कि 10% पे आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, आप खुद से एज्यूम कर लो सर कि आपका 2-4 ऊपर नीचे होता हो मार्केट में, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको एट मार्केट टर्म्स पे मानना है अगर नहीं दिया हुआ उसमें मार्केट रेट। और एक और चीज क्लियर कर देता हूं, इफ कूपन रेट नहीं दिया है, इफ कूपन रेट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो तो क्या इसको मार्क और मार्केट रेट दे रखा है तो क्या इसको मार्केट रेट के इक्वल मान लोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको क्या मानना होगा फिर, कूपन रेट को एज्यूम कूपन रेट टू बी जीरो, तो जीरो मानोगे, समझे। ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप मार्केट टर्म्स पे कैसे कर रहे हो चीजें कैसे नहीं, ये तो दोनों के लिए हो गया ना पॉइंट। ये तो मतलब जनरल पॉइंट लिखवा दिया मैंने, इसके लिए भी आएगा ये तो, कि अगर मान लो कूपन रेट नहीं दे रखा तो आप उसको कभी भी ये नहीं मानोगे कि वो मार्केट रेट के इक्वल है। ठीक है, अब इस केस में आप मार्केट रेट के इक्वल मान सकते हो, मतलब कूपन कॉन्ट्रेक्चुअल रेट के इक्वल मान सकते हो, कूपन रेट के इक्वल मान सकते हो अगर मार्केट रेट नहीं दिया तो, अगर कूपन रेट नहीं दिया तो उसको मार्केट रेट के इक्वल नहीं मानोगे। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर और भी चीजें क्लियर करनी है। अभी तो आपको ये आइडेंटिफाई हुआ है कि मार्केट टर्म्स पे कब मानेंगे इसको, ठीक है वो हो गया क्लियर। अब मैं कहता हूं कि चलो मार्केट टर्म्स पे आपका मिल गया, तो इसमें हम अपनी बुक्स में किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना पैसा आपकी जेब से गया उतने पे रिकॉग्नाइज कर लो इसको। जैसे मैंने एग्जांपल करवाया था जो आपको, 10% डिबेंचर्स आपने परचेज किया था, मतलब एसेट लेते तो आपकी जेब से पैसा जाता ना, जितना पैसा आपकी जेब से गया उस पर रिकॉग्नाइज कर लो अगर एट मार्केट टर्म्स पे तो। ठीक है, जैसे 10% डिबेंचर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया था, 1000 उसकी फेस वैल्यू थी, बट आपको डिस्काउंट पे मिली थी 10% की। ठीक है, तो आपकी जेब से कितना पैसा गया था इस केस में, 900 गया था इस केस में, कंसिडरेशन पेड 900 था, आपकी जेब से 900 गया, तो इसको कितने पे रिकॉग्नाइज करो, 900 पे कर लो बस। तो इसको 900 पे करोगे तो इसको क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू की क्या कहेंगे, इसकी फेयर वैल्यू, ट्रांजेक्शन प्राइस को कह देंगे कि हाँ फेयर वैल्यू है इसकी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन हमारा हमेशा फेयर वैल्यू पे होता है। ठीक है,
फेयर वैल्यू पे होता है, तो इसमें फेयर वैल्यू किसको माना जाएगा, जितना अगर मार्केट टर्म्स पे है वो, तो मतलब कि मार्केट रेट और कॉन्ट्रेक्चुअल रेट सेम है, तो हम कहेंगे हाँ जितने पे गया वो वही है ट्रांजैक्शन प्राइस। समझे? तो मेरी फेयर वैल्यू जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वही मानी जाएगी। और अगर बात करते हैं, एक बार इसको ना रीड करवा देता हूं आपको ये नोट से भी। अगर आपको चैनल चैनल कह रहा हूँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस मेड एट मार्केट टर्म्स, ये पता लग गया कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन में। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल रेट क्या होगा, इक्वल टू मार्केट इंटरेस्ट रेट माना जाएगा अगर, ठीक है, इस केस में। और फेयर वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, कंसिडरेशन गिवन और रिसीव्ड। ये गिवन किस केस में होगा, ये तो लाइबिलिटी के केस में होगा। और रिसीव्ड ये किस केस में होगा, ये एसेट के, नहीं ये गिवन एसेट के केस में होगा और रिसीव्ड लाइबिलिटी के केस में। स्टार्टिंग में आप किसी को अगर पैसा दोगे तो एसेट मिलेगी, समझ रहे हो। जैसे आपने लोन पे किसी को पैसा दिया तो लोन रिसीवेबल बन गया आपका, समझ रहे हो। वही वो एसेट परचेज करते हो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, समझे। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट की बात हो रही है सारी। अब ये ऑफ मार्केट टर्म्स की बात करते हैं, ये नोट उस पे चलते हैं चार्ट पे। अब सर ये ऑफ मार्केट टर्म्स के केस में कैसे करेंगे हम, ऑफ मार्केट टर्म्स के केस में इसको अगर मैं कहूं कि सर मेरे को ये पता नहीं है कि, सबसे पहले तो ऑफ मार्केट टर्म बता देता हूं आपको एग्जांपल से थोड़ा। अब जैसे मान लो मार्केट में नॉर्मली 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में 10% का चल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ऐसे लिखता हूँ ना, मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना, 10%। अब मैंने लोन दिया किसको, मेरे झंडू बाम को। झंडू बाम कौन है, मेरा एम्प्लॉई है। मैंने अपने एम्प्लॉय को, झंडू बाम को लोन दिया, लोन गिवन कितने का, ओ ₹1 लाख का मैंने उसको लोन दिया, ठीक है। और कितना ब्याज पे दिया इसको मैंने, गिवन लोन ऑफ 1 लाख एट 8%, मैंने उसको 8% ब्याज पे दिया। अब ये क्या हो गया मेरा, कूपन रेट या कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, ये हो गया मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, ठीक है, कुछ भी कह लो इसको, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट हो गया ये। और ये मार्केट रेट। अब ये इक्वल है नहीं है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वेश्चन में ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया ऑफ मार्केट टर्म्स। अब ऑफ मार्केट टर्म्स पे है तो आपको कैसे करना होगा इसका कैलकुलेशन। अब मैं कहता हूं कि ये लोन कितने टाइम के लिए दिया मैंने, ये टाइम पीरियड भी लिख देता हूं इधर, लोन गिवन फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए दिए मैंने, ठीक है। अब रिडम्पशन कितना होगा, 1 लाख का ही हो जाएगा, ठीक है। सेम मान रहा हूं मैं आपके लिए, एक बार और डिफिकल्ट करते जाएंगे एग्जाम्पल जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन करता हूं, इसको अपनी बुक्स में किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या सर मैंने जितना पैसा उसको दिया, मतलब कि कंसिडरेशन पेड, लोन रिसीवेबल की मेरी एक एसेट एक्वायर बन गई है मेरे पास, जनरेट हो गई है, तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन पे की मैंने, उसको 1 लाख दिया मैंने, उसको मैंने 1 लाख रुपीज दिया। तो ये सबसे पहले आप बताओ क्या एट मार्केट टर्म्स है, अगर एट मार्केट टर्म्स होती तो 1 लाख पे होता, बट ये ऑफ मार्केट टर्म्स है, मतलब कि मार्केट टर्म्स पे नहीं है, तो इस केस में आप 1 लाख पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इस एसेट को। तो सर इसको किस अमाउंट पे करें हम रिकॉग्नाइज, मैं कहता हूं कि इसको अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो ईयर, 1 2 3 4 5, ये मैंने सारे ईयर से लिख दिए, मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब इसमें कितना कितना कैश फ्लोज हुआ, मतलब कितना कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो कितना कितना होगा, मेरे को एवरी ईयर इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, वो मैंने आपको कूपन रेट वाला समझाया था जो सबसे पहले, उस रेट पे, कौन सा था कूपन रेट, 8%। 8% के अकॉर्डिंग मेरे को मिलेगा कितने अमाउंट पे, जितना उसको देर का पैसा। यहाँ पे डिबेंचर का केस नहीं है, अगर डिबेंचर का होता तो मैं फेस वैल्यू के ऊपर करता,
यहाँ पे जितना उसको दिया उसके ऊपर, तो कितना इनफ्लो होगा मेरा, 1 लाख का 8%, 8,000, 8,000, 8,000 का एवरी ईयर मेरे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 8,000, 8,000 का। अब लास्ट में मेरे को प्रिंसिपल भी तो रिफंड होगा, वो जो मैंने 1 लाख दिया था वो भी तो देगा, हाँ वो भी आएगा। तो इसको एक काम करता हूँ ना, 1,08,000 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब इसको, ये कैश फ्लो तो लिख लिया मैंने, इतना इतना पैसा आएगा, तो इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो सर ये आप क्या करवा रहे हो, स्टार्टिंग में बताओ ना किस अमाउंट पे डालना है मेरे को, किस अमाउंट पे अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूं, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसको प्रेजेंट वैल्यू करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, किस रेट पे, 8% या 10%, मार्केट रेट पे, 10% मार्केट रेट पे। ठीक है, मार्केट रेट पे आप इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो, 1/1.1 कितना आ गया, 0.909, 0.826, 0.7151, 0.683, 0.621। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 8,000 मल्टीप्लाई 7272, 8,000 मल्टीप्लाई 6608, मल्टीप्लाई 6,000, 5464, 1,08,000, 6706। अब इसका टोटल करो, प्लस 5464 प्लस 3,000 प्लस 408 प्लस 92412। आपको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होगा ये 92412 पे, समझे। ये आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे इस पे 92412, तो इसको कह सकता हूं मैं, फेयर वैल्यू कितनी होगी इसकी, फेयर वैल्यू पे इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, फेयर वैल्यू कितनी होगी इसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, समझे। अब इसकी, ये तो चलो सर समझ आ गया हमें कि ऐसे ऐसे होगा इसका रिकॉग्निशन, ठीक है, फेयर वैल्यू आ गया हमें समझ। अभी एक काम करता हूँ, आपको नोट्स पे रीड करवाता हूँ एक बार। अगर ये ऑफ मार्केट टर्म्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल रेट इज नॉट इक्वल टू मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इस केस में फेयर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन इन क्वेश्चन फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन। मतलब उसी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी तो उसका मार्केट रेट पे क्या होता है, मतलब कि मार्केट में वैसी वैसी ट्रांजेक्शन किस रेट पे होती है। ठीक है, मतलब जैसे अब मैंने उसको 8% पे दे दिया, बट मार्केट में 10% पे चलो, 10% मेरा मार्केट रेट होगा, ठीक है। तो उस रेट पे आपको ये करना। अब इसके बाद सर हमें ये पता लग गया कि इनिशियली फेयर, मतलब फेयर वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी मेरी, वो निकालनी आ गई है मेरे को। अब इसके बाद जो सब्सिक्वेंटली मेरे को जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है मेरे को, उसको किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, उसको किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा। जैसे मेरे को इस केस में मेरे को जब इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे एग्जांपल लिया था जो मैंने, हाँ यही वाला, कहाँ गया है इसका, हाँ मेरे को जो ये पैसा मिल रहा था 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, क्या इसी पे कर दूं, क्या इसी पे कर दूं, नहीं, इस पे नहीं कर सकते, समझे। तो सर इसको किस पे करें, यूज करो किसका, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का।
EIR। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? वैसे इसका मैं आपको सिखा के आया था कौन से इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट में भी, ठीक है, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू करवाया था। बट मैंने कहा था कि इसके डिटेल में आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करवा दूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ। नोट्स के एंड में चलते हैं, वहां पे देखा मैंने आपको ये सब बिल्कुल नोट्स के एंड में। अब जो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है, ये कौन सा रेट होगा? आपने फेयर वैल्यू निकाल ली थी जी, निकाल ली थी, ठीक है। अभी आप लाइबिलिटी वाला केस भूल जाओ, यहाँ पे दोनों केस दे रखे मैंने, आप सिर्फ अभी एसेट वाला केस कंसीडर करो। हमने एसेट की फेयर वैल्यू निकाल ली, ठीक है सर। अब मेरे को चाहिए कि उसकी बुक्स में स्टार्टिंग में कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा, नेट इनिशियल कैरिंग अमाउंट, मतलब कि स्टार्टिंग में कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे होगा मेरी बुक्स में, इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। उसका कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर होता है। मैंने कहा था कि कुछ कॉस्ट की भी एडजस्टमेंट होती है, जैसे मेरा कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, उसकी एडजस्टमेंट होगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आपको करवा देता हूँ। बस ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट that are directly attributable to the acquisition, issue और disposal of a financial instrument। एग्जांपल जैसे ब्रोकरेज हो गई, रेगुलेटरी फी, कमीशन, जो आपकी ये कॉस्ट है, जैसे ब्रोकरेज है, अगर मान लो वो इसलिए लग रही है कि आप वो एसेट को जनरेट कर रहे हो, जैसे कि आपने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना था, तो आपको कुछ शेयर मार्केट की मान लो कुछ रेगुलेटरी फी वगैरह भी लगती होगी, ठीक है, वो लगी। अगर मान लो कुछ कमीशन वगैरह आपने देना पड़ा होगा, ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ी होगी आपको, जैसे आप किसी शेयर ब्रोकर के थ्रू ही तो करते हो इन्वेस्ट, जैसे शेयर मार्केट में कहीं पे भी शेयर ब्रोकर के थ्रू होती है सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है। तो मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो इसलिए लग रही है कि वो आपने फाइनेंशियल एसेट को जनरेट किया या एक्वायर किया। अगर वो एक्वायर ना करते तो ये कॉस्ट नहीं लगती, तो हम उन्हीं कॉस्ट को ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहेंगे, जो इसी वजह से लगी है कि मैंने वो फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर किया, जनरेट किया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं आएगा? जो हमने वो देखा था ना डिस्काउंट पे, मैंने वो मतलब इन्वेस्ट किया था, वो 10% डिस्काउंट मिला था मेरे को, वो नहीं आएगा इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट में। कोई प्रीमियम पे रिफंड वगैरह करते हैं, वो नहीं आएगा इसमें। इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह मेरे को मिलता है, वो नहीं आएगा, ठीक है। ये लाइबिलिटी के केस में होगा ना आपका मेनली, तो ये तो अगर आपको मिला है, ये तो आपके लिए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में माइनस भी नहीं होगा, समझ रहे हो, कॉस्ट में माइनस नहीं होगा। और अगर लाइबिलिटी हुई है इंकर आपकी, मतलब आपने देनदारी बनी है आपकी, ठीक है, तो उसके लिए आपने मान लो ये कॉस्ट, वो तो चलो एड लेस वाला तो वहीं करेंगे, एक बार यहाँ पे बात करते हैं मेन उसकी क्या कहने आएगा। आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं मानोगे, किसको? डिस्काउंट को, प्रीमियम को, इंटरेस्ट को और डिविडेंड को, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपको एवरी ईयर मिल रहा है कूपन रेट पे, ठीक है, वो वाला। और डिस्काउंट और प्रीमियम, जो डिस्काउंट पे स्टार्टिंग में आपको मिला, या प्रीमियम पे रिफंड वगैरह कर रहे हो, प्रीमियम पे आप रिडीम वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट में नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो अब चलते हैं आगे नोट्स पे, नोट्स के एंड में चलते हैं। आपने जो इनिशियल कैरिंग अमाउंट निकाल ली है, ये मतलब इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज किया। अब आपने कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर इंकर की है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपने फेयर वैल्यू निकाल ली है, फेयर वैल्यू निकाल ली, उसके बाद अगर कुछ और कॉस्ट वगैरह भी इंकर हुई है, तो उसके अंदर साथ में एसेट में कॉस्ट ऐड कर दोगे, और इसमें लाइबिलिटी के केस में लेस करोगे। ये सर ऐड और लेस ऐसे क्यों किया? इसका लॉजिक है बिल्कुल, आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, हर चीज का लॉजिक दूंगा। जैसे कि मेरा फाइनेंशियल एसेट है, इसका कौन सा बैलेंस होता है? मेरा डेबिट। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या? मेरा एक्सपेंस। तो इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। दोनों डेबिट डेबिट, तो ऐड, ठीक है। अब लाइबिलिटी के केस में, इस केस में मेरा लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और इसका कॉस्ट का डेबिट, तो ये माइनस, अपोजिट हो गया ना। और
नेट करने के लिए तो आपको ये माइनस ही करना पड़ेगा ना, एक यहाँ पे दूसरा बैलेंस आ गया तो अपोजिट, उसको एडजस्ट नेट करने के लिए ये करना होता है। इसका दूसरा लॉजिक और देता हूँ। एसेट को अगर आप इनिशियली एक्वायर करते हो तो क्या करना होता है आपको, कैश पे करते हो, कैश पे करते हो। और आप अगर कोई एक्सपेंस करते हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह इंक्र हुई है, तो इसमें भी आपने कैश पे किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करोगे। अब लाइबिलिटी में स्टार्टिंग में क्या किया होगा आपने, आपको स्टार्टिंग में किसी से पैसा लिया होगा उधार पे, तो मतलब कि रिसीव हुआ होगा इसमें कैश, और इसमें आपको कैश पे करना पड़ा होगा, एक्सपेंस हुआ होगा तो, समझ रहे हो। तो ये नेगेटिव अपोजिट हो गया ना, जहां पे अपोजिट दिखेगा वहीं पे आप इसको नेगेटिव कर दोगे, समझ रहे हो। सेम ट्रैक सेम हो गए तो आप इसको प्लस कर दोगे। अब जो ये हम जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उस रेट को कह रहे हैं कि जो हमने कैश फ्लो रिकॉग्नाइज करना है इंटरेस्ट का, ठीक है, वो वाला रेट होगा कि जो मेरा ये इनिशियली रिकॉग्नाइज हुई है अमाउंट, जो इनिशियली रिकॉग्नाइज हुई है, अगर मैं जितने भी कैश फ्लोज मेरे एक्चुअली में जनरेट हो रहे हैं, जो हमने वो बनाया था 10,000 और लास्ट में 1,00,000, वो एग्जाम्पल था मेरा, कहाँ गया वो, हाँ यहाँ 8,000 था सर। जैसे मेरा ये कैश फ्लोज जनरेट हुए थे जो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे तो 10% से डिस्काउंट कर दिए थे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये रेट मेरे को निकालना है, ये रेट, ये मेरे को ये नहीं पता, अब ये 10% नहीं पता मेरे को, ये रेट निकालना है। ये रेट कौन सा होना चाहिए, वो वाला रेट होना चाहिए जो कि जिस रेट पे जो ये रिकॉग्नाइज की थी मैंने, जो ये रिकॉग्नाइज की थी, जो ये रिकॉग्नाइज की थी, और जितने कैश फ्लोज हो रहे हैं, समझ रहे हो। इनिशियली इस अमाउंट पे थोड़ा रिकॉग्नाइज की होगी मैंने, साथ में ट्रांजेक्शन कॉस्ट का भी इंपैक्ट आया, वो भी, ठीक है। मतलब कि जो नेट में जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज की होगी, जिस अमाउंट पे नेट में रिकॉग्नाइज की होगी, समझ रहे हो, कहाँ गया, हाँ, नेट में जिस अमाउंट पे, एक काम करता हूँ इसको, ये गायब में हो गया, हाँ, जिस अमाउंट पे ये मान लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हुई है, मान लो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हुई है, ये मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। अब ये मेरा फेयर वैल्यू हो गया, इसी अमाउंट पे मेरा रिकॉग्नाइज हुई होगी बुक्स में, समझ रहे हो। अगर इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हुई है तो तो एक काम करता हूँ, नोट्स पे आता हूँ अब, ये वही वाली, अगर जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हुई है वो उसके इक्वल लेके आना मेरे को सारे जो कैश फ्लो जनरेट हुए उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो उस रेट को कहूंगा मैं क्या, ये वाला रेट निकालना है मेरे को। इसको समझाता हूं अभी कि मेरे को जिस अमाउंट पे इनिशियली रिकॉग्नाइज की है, अगर मैं जो भी मेरे कैश इनफ्लोज होंगे टोटल, अगर उनको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता जाऊं तो इसके इक्वल हो जाए जितने अमाउंट पे इनिशियली रिकॉग्नाइज किए, तो उस रेट को, जिस रेट पे ये इक्वल हो जाएंगे, उस रेट को कहूंगा मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, समझ रहे हो। अभी उस एग्जांपल पे लेके चलता हूं जो मैं आपको करवा के आया था। अब इस केस में मानता हूं कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ही नहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ही नहीं। अब मेरे कैश फ्लो जो ये जनरेट हो रहे हैं, ऐसा कौन सा डिस्काउंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू करूं, मतलब ऐसे कौन से रेट पे मैं इसको डिस्काउंट करूं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, ऐसा कौन से रेट पे, ये रेट नहीं पता मेरे को, ठीक है, ये रेट नहीं पता कि इनिशियली इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हुई है मेरी बुक्स में, इस अमाउंट पे, तो इस अमाउंट के इक्वल हो जाए उस रेट से डिस्काउंट करने पे, ठीक है। मतलब जो भी कैश फ्लो हुए हैं जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हुई है, मान रहा हूँ कि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हो रही है कोई भी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बिना, तो जो ये अमाउंट पे रिकॉग्नाइज किया मैंने इनिशियली,
उसके इक्वल हो जाए मेरे कौन से, ये सारे कैश फ्लो अगर जनरेट करूं, मतलब डिस्काउंट करूं, तो वो कौन सा रेट होगा, मैं वो रेट जानना चाहता हूं। वो रेट कौन सा होगा, ये रेट मेरे को नहीं पता अभी, इस रेट को ही जानना चाहता हूं मैं, कौन सा रेट होगा। ठीक है, इस रेट को कैसे जान पाऊंगा मैं, कैसे जान पाऊंगा, वो टेक्निक बताता है वो। ठीक है, इसका भी मैं आऊंगा दोबारा, इसी पे आऊंगा एक बार। अब वो कैसे निकाल पाओगे, वो ये वाला फॉर्मूला तो यही दे रखा है, समीशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी कैश फ्लो। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा, ये वाला आपको समझा दिया मैंने, नेट इनिशियल वाला। अब एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो कौन से होंगे, ये आपको पता ही है, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इंक्लूडिंग, जिसमें इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कूपन पेमेंट, जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा था वो सारा लिया था, जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है ना सारा ही आएगा ना। फाइनल प्रिंसिपल रिपेमेंट, जो फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलेगा वो आया था, 1 लाख भी हमने ऐड किया था उसमें। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेज, अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि क्रेडिट लॉसेज हो जाएंगे, वो वाले इसमें कंसिडर नहीं करोगे आप। ठीक है, और एन क्या है, ये एन, इस पे इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। एन द नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, मतलब कितने पीरियड, उसमें 5 पीरियड थे तो वो 5 हो गए जो भी। ठीक है, ये आपको समझ आए ना आए, जो मैंने आपको बनवाया था ना 8,000 8,000 1 लाख 8,000 वाला और प्रेजेंट वाले, उसी को चाहे तो इस फॉर्मूले के थ्रू कर लो कैलकुलेट, या फिर वैसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए। अभी मैं आगे कहूँ, और ये वाला रेट आपको निकालना है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये रेट चाहिए आपको। अब इसका निकालने का क्या तरीका है, इसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होगा, मतलब कि इंटरपोलेशन मेथड, चलो इसको ट्रायल एंड एरर, इस मेथड से ही निकालना होगा। इसके लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूला नहीं है, तो आपको इसी मेथड से करना होगा कैलकुलेट। इसकी कैलकुलेशन में आपको इंडेक्स 23 में भी सिखा के आया था कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सेम एग्जाम्पल को यहाँ पे लेके आता हूँ। सबसे पहले हमने क्या क्या करना है, कैलकुलेट द नेट कैरिंग अमाउंट, आपको नेट कैरिंग अमाउंट निकालनी है। ठीक है, मतलब कि जो फेयर वैल्यू जिस अमाउंट पे आपको रिकॉग्नाइज करना है वो निकालनी है। फिर आइडेंटिफाई करने हैं सारे फ्यूचर के कैश फ्लो, लिस्ट दी एनुअल कूपन पेमेंट एंड दी फाइनल रिडम्पशन अमाउंट। ठीक है, सारे फ्यूचर कैश फ्लोज लिखने हैं उसमें। तो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेके साथ साथ में करवाता ही जाता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। इस पे भी आऊंगा एक बार दोबारा, इस पे एक बार आना है मेरे को और दोबारा से। ठीक है, एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मेरा 10% डिबेंचर्स है, इसके अंदर कितना, 1 लाख के। ठीक है, डिस्काउंट रेट है मेरा, डिस्काउंट पे 5%, डिस्काउंट पे रिडम्पशन। अब मैं 2 मिनट, अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरा ये 10% डिबेंचर है कितना, 1 लाख, मतलब कि 10% डिबेंचर में कितना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मैंने। ठीक है, और डिस्काउंट रेट कितना, 5%, मतलब कि 5% डिस्काउंट मिल गया मेरे को। और रिडम्पशन होगा मेरा किस पे, मतलब 5 ईयर्स के बाद होगा मेरा रिडम्पशन, आफ्टर 5 ईयर्स एट कितने प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। मैं चीजों को ना बिल्कुल ऐसे वे में समझाऊंगा आपको कि आप एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब इसमें आपको ये सारी डिटेल मिल गई कि आपने 10% डिबेंचर के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और मतलब 1 लाख इन्वेस्ट नहीं किए, उसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख की। ठीक है, फेस वैल्यू थी। अब डिस्काउंट पे मिला आपको। ठीक है, ये क्या है, 1 लाख की फेस वैल्यू, 1 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर के अंदर आपने इन्वेस्ट किया कितना, वो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब डिस्काउंट मिला आपको 5% का, तो आपने कितना डाला होगा इसमें, 95,000 आपकी जेब से गया होगा। ठीक है, तो रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद आपका रिडम्पशन हो जाएगा 5% प्रीमियम। तो इसके अंदर अगर मैं IRR निकालूं,
IRR अगर मेरे को चाहिए तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा इसके अंदर, दूसरे इससे पेन से करता हूँ। IRR निकालने के लिए मेरे को नेट कैरिंग अमाउंट चाहिए सबसे पहले, तो मतलब कि मेरा पैसा जेब से कितना गया, ट्रांजेक्शन प्राइस। ये वाला मेरा कौन सा केस है, कौन सा केस है ये, कौन सा केस है? यहाँ पे 10% दे रखा रेट, मार्केट रेट दिए नहीं दिया ना, तो ये कौन सा हो गया? हम मान लेंगे कि एट मार्केट टर्म्स, एट मार्केट टर्म्स पे फेयर वैल्यू क्या होती है मेरी, ट्रांजेक्शन प्राइस ही। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन प्राइस मेरा कितना हो गया, मेरी जेब से कितना गया, 1 लाख के डिबेंचर से मेरे को 5% फ्री उस पे डिस्काउंट पे मिल गए हैं, तो 95,000, इतने रुपए मेरी जेब से गए, तो ये ट्रांजेक्शन प्राइस है। तो नेट कैरिंग अमाउंट इनिशियली यही रही होगी। ठीक है, इसमें मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं मान रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्र हुई है कोई। ठीक है, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें मैं मानता हूँ कि ट्रांजेक्शन प्राइस ही ये है और इतना ही अमाउंट आपका, इसको मैं कह सकता हूँ कि नेट कैरिंग अमाउंट भी यही है। नेट कैरिंग, इनिशियल कैरिंग अमाउंट कह लो आप, इनिशियल कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अब जो ये वाला अमाउंट है 95,000, इसके इक्वल होना चाहिए वो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटरपोलेशन करनी होती है जितने भी कैश फ्लोज होते हैं। तो उसके लिए मैंने रेट निकालना है मेरे को कि कौन से रेट पे वो ये इक्वल हो जाएगा 95,000 के, जितने भी कैश फ्लोज हो रहे हैं मेरे, जितने भी कैश फ्लोज हो रहे हैं। कैश फ्लोज लिखता हूँ सबसे पहले क्या क्या हो रहे हैं मेरे। ठीक है, ईयर, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, सिक्स ईयर एंड। ठीक है, मैंने सभी ईयर्स के लिख लिए हैं। अब कितना कितना कैश फ्लो हो रहा, मतलब इन्वेस्ट किया था मैंने 10% डिवेंचर में वन, तो मतलब एवरी ईयर मेरे को 10,000 का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो कितना मिलता रहेगा इंटरेस्ट, कैश इनफ्लोज कितना होगा, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, इतना मेरे को कैश इनफ्लो होता रहेगा। अब ना मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, कौन सा, कि जिस पे अगर इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं सारों को, ये किसके इक्वल हो जाए, मेरा 95,000 के इक्वल हो जाए, वो रेट पता करना है मेरे को बस। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखूंगा। जैसे कि अब मेरा यहाँ पे डिस्काउंट रेट चल रहा था कितना, 10%। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले 10% पे निकाल के देखता हूँ 10% पे क्या आएगा। ठीक है, अब इसका मैंने जब इंडेक्स 23 में करवाया था तो और भी शॉर्टकट से करवाया था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ, ये थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ आपको। वहाँ पे शॉर्टकट तरीके से करवा दिया था, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो तरीका सीखना तो आप इंडेक्स 23 वाला लेक्चर देख लो, एक वे वहाँ पे करवा दिया मैंने, एक वे यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू इसका अगर मैं 10% के रेट से करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या इसके इक्वल बन जाएगा या इससे ऊपर नीचे बनेगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ 1/, इसके निकाले थे क्या, अरे वो ऊपर लिखे होंगे ना, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 1/1.1, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ठीक है, अब इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, कैसे करूँ सीधा, अब थोड़ा सा उठा दो इस साइड से, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालूं मैं, 9090, ठीक है, 10,000 की कितनी बनेगी, 8260, 7510, 6830। लास्ट में तो साथ में वो भी आएगा ना, ब्याज के साथ में आपको प्रिंसिपल भी तो मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में। वो किस पे मिलेगा, प्रीमियम पे, प्रीमियम पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे।
मतलब कि आपको लगा कितनी फेस वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख के ऊपर आपको 5% और मिलेगा, कितना हो गया 1,05,000। 1,05,000 तो ये हो गया, और 10,000 का इंटरेस्ट तो कितना हो गया 1,15,000। ठीक है जी, तो 1,15,000 का मैं कर दूं तो ये आ गया मेरा 71,415। तो इसकी टोटल कैश इनफ्लोज कितनी आएगी, प्रेजेंट वैल्यू देखूं 9090 प्लस 8260 प्लस 7510 प्लस 6830 प्लस 71415, कितना आ गया ये 1,03,105। 2 मिनट कैलकुलेशन में गड़बड़ करनी। क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो गई। ठीक है, नहीं है कोई गड़बड़ नहीं है, सही है सर। अभी मेरे को इतना प्रीमियम पे मिल जाएगा, कितना 5% प्रीमियम था 1 लाख के ऊपर, वो हो गया, और 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, कैश इनफ्लो आपको आ गया, कूपन रेट पे होता है ये, फेस वैल्यू के ऊपर होता है कैलकुलेट। ठीक है, अब ये डिस्काउंट आपने 10% के ऊपर करके देखा, आपको ये निकालना था रेट कोई, तो 10% के ऊपर करके देखा, ये तो 95,000 और ये इसके इक्वल नहीं हुआ 95,000 के, तो आप क्या करोगे, आप इससे थोड़ा ज्यादा वाला लोगे रेट, क्योंकि जितने ज्यादा रेट से आप डिस्काउंट करोगे उतना कम होता है कैश इनफ्लो, उतना कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसका पोर्शन आपने ज्यादा कर दिया, और फेयर वैल्यू इनिशियली प्रिंसिपल का अमाउंट आपने कम माना, समझ रहे हो, मतलब इनिशियली रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू पे करना है, ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे तो आप कम होगा वो कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर आपका 95,000 से ज्यादा आया है, तो आपको कुछ ऐसा रेट से करना होगा कि जिससे 95,000 से कम आए। अब हमने एक ज्यादा का निकाल लिया, अब एक कम का निकालेंगे, कम का कैसे आएगा, जब इससे ज्यादा रेट वाला से हम डिस्काउंट करेंगे, तो हम एक और रेट से डिस्काउंट करते हैं, कौन से करते हैं हम, अब मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 15% से, 15% से करके देखते हैं, 1/1.15, 0.8, इसको 870 कर दूं राउंड ऑफ, 0.756, 0.658, 8 से चलिए लेते हैं, 0.511 की जगह 2 कर दूं इसको राउंड ऑफ में, 0.497। ठीक है जी, अभी इसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कैश इनफ्लो मेरा ये 10,000 ही है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस पे। ठीक है, ये पीवी है 10% पे, ये पीवी है 15% पे आ गई। ठीक है, कितना आएगा 8720,756,06580, आपको दिख नहीं रहा होगा मेरी ये, 5720। अब 1,15,000 को अगर मैं करता हूँ 0.497 से, तो कितना आ गया 57,155। ठीक है, अब इसका टोटल करो, प्लस 57,155 प्लस 5720 प्लस 6580 प्लस 7560 प्लस 87,715। ठीक है, आपका ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अभी ये इससे कम आ गया, एक आपका इससे ज्यादा, एक तो इससे ज्यादा आ गया जो आपका इनिशियली फेयर वैल्यू था, और एक उससे कम आ गया। ठीक है, अब आपका काम बन गया, अब आपको फॉर्मूला लगा देना है जो यहाँ पे दे रखा है, कौन सा, अभी तक हम जो करके आए थे, आपको
कहाँ तक पहुंच गए हो, ये आपने निकाल लिया। नेट कैरिंग अमाउंट, इनिशियल कैरिंग अमाउंट कितनी है, ठीक है। और ये आपने आइडेंटिफाई ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, ये निकाल लिए आपने सारे। उसके बाद आपने टू गैसेस भी कर लिए, एक 10% पे, एक 15% पे, ठीक है। चूज टू डिफरेंट डिस्काउंट रेट, ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू रूज रेट्स अराउंड दी कूपन रेट। मैं तो कहता हूँ कूपन रेट को ही ले लो एक बार तो क्यों आगे पीछे लेना। फिर उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आए तो उससे आगे का ले, मतलब कि वो एडजस्ट कर लेना, मतलब कि ज्यादा डिस्काउंट रेट लेने से कम हो जाता है वो, ठीक है। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको एक रेट लेना उससे ज्यादा, एक रेट लेना उससे कम आए, मतलब कि एक उससे कम आए, एक ज्यादा आए, ठीक है, जो आपका कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये दो रेट निकालिए, कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच रेट, हर एक रेट से हमने प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल ली है। योर गोल इज टू फाइंड टू रेट्स वेयर वन गिव्स ए पीवी हायर देन द नेट इनिशियल, एक इससे हायर दे, यहाँ पे देखो लिखा क्या मैंने, वन गिव्स ए पीवी हायर देन द नेट इनिशियल कैरिंग, और अदर गिव्स ए पीवी लोअर देन इट, एक उससे ज्यादा दे रहा है, एक कम दे रहा है। तो हमारा यही चाहिए था, अब काम बन गया। अब मेरे को इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला जो मैंने आपको वहां पे करवाया था, कहाँ पे, इंडेक्स 23 करते हुए, तब तो ये वाला फॉर्मूला करवाया था आपको, ठीक है। ये शॉर्टकट से करवा दिया था मैंने आपको, और अब जो करवाऊंगा वो ये वाले फॉर्मूले से करवाऊंगा। बट इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, रियली बता रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर और कुछ नहीं था, आपको ये लोअर रेट एनपीवी निकालनी है, ठीक है। आप सबसे पहले तो लोअर रेट जो आपने लिया वही यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लोअर रेट एनपीवी ली थी, यहाँ पे भी आप एनपीवी लोअर रेट माइनस, यहाँ पे एनपीवी नहीं है, ये पीवी है, एन एन हटा दो, ये एन नहीं है, ठीक है। इसमें से एन हटा दो, इसमें एन नहीं है, ये एन में गलती से लगा गया, ये इसमें से एन रिमूव कर दो, ठीक है। इसमें ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की, और ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू टारगेट, मतलब कि जो आपकी नेट इनिशियल कैरिंग अमाउंट थी वो, ठीक है। अब जो लोअर रेट एनपीवी है, ये कैसे निकलती है लोअर रेट एनपीवी, अगर मेरे को एनपीवी निकालनी है तो इसमें से क्या करूंगा, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आई है माइनस कर दूंगा आपका जो आपको चाहिए, क्या, वो फेयर वैल्यू वाला, प्रेजेंट वैल्यू में से ये फेयर वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो ये नेट बन जाती है मेरी, समझे। तो ये नेट ही बन जाती है मेरी, तो अब दिक्कत क्या है इसमें, तो सेम ही फॉर्मूला मेरा, अगर इसको देखूं मैं, ये प्रेजेंट वैल्यू माइनस टारगेट वाली, मतलब वो फेयर वैल्यू माइनस कर दी, और ये बाय में किया जो मैंने, इसमें कर दिया प्रेजेंट वैल्यू लोअर में से हायर वाला माइनस, ऊपर ये लोअर वाला लिया था हमने, ठीक है, ऊपर तो यहाँ पे भी लोअर था, अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लोअर में से प्रेजेंट वैल्यू हायर माइनस किया, समझ रहे हो। तो इन्होंने ये क्यों किया, हमने यहाँ पे लोअर रेट एनपीवी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ इसका। लोअर रेट एनपीवी क्या होता है मेरा, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस वो जो टारगेट प्राइस था, टारगेट प्राइस, ये होगा टीपी, लिख दूं उसको शॉर्ट फॉर्म में, टीपी टारगेट प्राइस, और माइनस कर दूंगा इसमें से हायर रेट एनपीवी, पीवी एट हायर रेट माइनस टीपी। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा, क्या आएगा, पीवी एट लोअर रेट माइनस टीपी, ये नेगेटिव हो जाएगा, पीवी एट हायर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जब हम ब्रैकेट के अंदर बाहर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, आपको मैथ्स के रूल हैं, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये टीपी पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। तो अब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को कट कर दिया, तो क्या बचा आखिरी में, पीवी एट लोअर माइनस पीवी एट हायर, ठीक है। ये क्या है, यही तो है, ओ गलती से लगा गया, ये वाला यही तो है, पीवी एट लोअर माइनस पीवी एट हायर, ये सेम ही है फॉर्मूला, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें, उसमें हमने एनपीवी ले ली, इसमें पीवी ही ले रहे हैं सिर्फ, मतलब उसमें कैलकुलेशन करने के बाद का लिया हुआ है, इसमें मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद का लिया हुआ है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे बाद, ठीक है। इसको मैं आपको करवा देता हूँ फॉर्मूले से वहीं पे, पहुंच गया हूँ मैं फॉर्मूले पे। IRR लोअर रेट कितना था मेरा, 10%, प्लस क्या करूंगा मैं, लोअर रेट कितनी थी, 1,03,105, ये दिख रही है ना मेरे को,
ये लोअर रेट पे 10% पे यही थी ना पीवी। बाय में क्या करूंगा, लोअर रेट की पीवी माइनस हाइयर रेट की पीवी। हाइयर रेट की कितनी रही, ये साइड में दिख रही जो 85 मल्टीप्लाई डिफरेंस इन रेट। कितना, एक का 15 लिया था मैंने, एक का 10 लिया था, ठीक है, मतलब कि 15% माइनस 10%, समझे। तो इसको मैं सीधा 5% लिख दूं, डिफरेंस ही तो लिखना है 5%। अब इसका अगर मैं सोल्यूशन करूं, सोल्यूशन करो, 10% प्लस, इसमें ये भी तो माइनस करेंगे ना, ये रहेगा ना माइनस, वो भी तो होगा ना साथ में। कौन सा, जो फेयर वैल्यू वाला था, मैं एनपीवी वाला सोच गया, यहाँ पे ये पीवी ले रहे हैं हम, तो ये 95 भी तो होगा ना यहाँ पे माइनस, ऊपर तो होगा, नीचे वाले में हुआ था कैंसिल, तो समझे, ये 5% आएगा। 2 मिनट, कहाँ कर गया मैं, 2 मिनट 2 मिनट, माइनस 95,000, ठीक है, और इधर तो मैं नेट लिख देता हूँ ना, 1,03,000 5 माइनस 8105 मल्टीप्लाई 5%। ये आ गया आपका आंसर 12.33%, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ई आई आर कह लो या फिर आई आर आर, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका आ गया इतना। अगर इतने रेट से आप वो करोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू सारे कैश फ्लोज की, इसके इक्वली बनेगी, किसके, इसके इक्वल बनेगी। अब ये रेट आ गया, ई आई आर निकालना आपको सिखा दिया मैंने, नोट्स पे आते हैं बार। एक्चुअली क्या है कि उसमें वो लेते थे ना एनपीवी, तो दोनों फॉर्मूले आपको कराए थे, तो ऊपर वाले में वो ये माइनस करना भूल गया था मैं, नीचे वाले में तो नलिफाई हो जाता है वो, ऊपर वाले में नहीं होता ना। तो अभी मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ वहीं पे, हाँ यहाँ आगे। अब इसमें देखो, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप अनवाइंड करते जाओगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे अनवाइंड होगा, जैसे कि उसकी अमोर्टाइजेशन टेबल अनवाइंड करना, वैसे मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ, इफ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ ऑफ मार्केट टर्म्स ट्रांजेक्शन यूज मार्केट रेट। इसमें ये कहा है कि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दे रखी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई है अगर, ठीक है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसमें प्लस या माइनस करते हैं ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर नहीं दी हुई है और ऑफ मार्केट टर्म्स वाली कंडीशन है, तो उसमें आप ईआईआर को मार्केट रेट ही मान लेना, क्योंकि सेम ही रहेगा, तो आप उसकी जगह मार्केट रेट यूज कर लेना, क्यों ईआईआर निकालते फिरोगे। और वैसे भी ना ईआईआर नॉर्मली क्वेश्चन में दिया ही होगा आपको, अगर ना दिया हो तो मैंने आपको सिखा दिया है फिर भी आपको कि कैसे निकालना है, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा वो, ठीक है। और जो ये मार्केट रेट है, मान लो अगर ईआईआर नहीं दिया हुआ है, जैसे ऑफ मार्केट टर्म्स वाले क्वेश्चन में, और उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इंकर नहीं हुई है, तो आप उसमें मार्केट रेट से ही अनवाइंड कर दोगे। क्यों, क्योंकि इसमें ना मार्केट रेट और वो इक्वल ही रहेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैं कहा था आपको कि उसी एग्जाम्पल में लेके आऊंगा दोबारा से, जो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाया था कि ऐसा रेट बताओ मेरे को कि जो ये वाला, इस पे मैंने इनिशियली रिकॉग्नाइज की होगी, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं थी, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं हुई थी इनकर कोई, तो मैंने इनिशियली इसी पे रिकॉग्नाइज की थी। जब इसी पे इनिशियली रिकॉग्नाइज की थी, तो क्या क्या हो, कौन से रेट पे
ऐसा जो मेरा कैश फ्लो है उसको कौन से रेट पे डिस्काउंट करूं कि ये इसके इक्वल ही हो जाए। तो मार्केट रेट से किया था मैंने, तो इसके इक्वल ये आ तो गया था ना मेरा, समझ रहे हो, इसके इक्वल ये आ गया था। तो EIR और ये एक ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लेना सेम ही आएगा। तो इसलिए निकालने की जरूरत क्यों है, जब मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर ऑफ मार्केट का केस है, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन का, तो आपको जरूरत ही क्यों है। सर एक चीज समझ नहीं आई हमें, क्या हम इसको यहाँ पे ऑफ मार्केट की जगह एट मार्केट टर्म्स में भी कर सकते हैं कि अगर उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई है तो एट मार्केट टर्म्स पे होगी अगर कोई, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दी हो उसके अंदर भी हम मार्केट रेट को ही यूज कर लें। नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे कूपन रेट और मार्केट रेट तो इक्वल होता है, ठीक है, बट उसमें मेजर डिफरेंस कहाँ आता है, आप इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करते हो। इनिशियली आप करते हो ट्रांजेक्शन प्राइस पे रिकॉग्नाइज, जो कि अगर आप उसको कूपन रेट या मार्केट रेट कोई भी हो, ये पता नहीं क्यों बंद हो गया भाई, ठीक है, देखो लेक्चर एंड पे ही है अभी, एंड पे ही हुआ है खत्म। ज्यादा नहीं बचा था अभी, बस थोड़ा ही रहता है। ये देखो जैसे एट मार्केट, वहां पे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन प्राइस होती है मेरी इनिशियली जो फेयर वैल्यू पे आती है, और इसमें जो ऑफ मार्केट में थी इसमें क्या आई थी, प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट टर्म्स पे, एट मार्केट रेट पे, ठीक है। जो इनिशियली रिकॉग्नाइज हुई थी इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट पे हुई थी, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दी है तो आपकी जिस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हुई है तो वो डिस्काउंट रेट तो यही आएगा ना, इसी डिस्काउंट रेट पे तो रिकॉग्नाइज हुई है। बट जो ये इसमें एट मार्केट वाले में आप ट्रांजेक्शन प्राइस पे करते हो, बट अगर उसका मार्केट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो अलग आएगा। आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं किया है रिकॉग्नाइज, इसको आपने ट्रांजेक्शन प्राइस पे रिकॉग्नाइज किया है, तो इसलिए इसमें आपको EIR निकालना पड़ेगा। क्यों, एक तो आपको इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस, मतलब कि अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन प्राइस पे करते तो जो फेयर वैल्यू होती उस पर आता, बट इसके अंदर तो आपका डिस्काउंट वगैरह लेस करके रिकॉग्नाइज हुआ था डिस्काउंट, तो उसमें डिस्काउंट का फैक्टर तो एडजस्ट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। इसमें भी कुछ केस में हो सकता था कि आप मार्केट रेट पे ही कर सकते हो, बट मैं ऐसा इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि उसमें गलती के चांस कर देते आप, इसलिए आप EIR पे ही करना है इसको, ठीक है, EIR पे ही करना है, इसमें चांसेस थे कि हो सकते हैं, बट आप EIR पे ही करना, क्योंकि इसके अंदर आप इतनी कंडीशन होती है देख नहीं पाओगे, इसलिए EIR पे ही करना है इसको हमेशा, क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया ही होता है, अगर ना दिया तो निकाल लेना बस। तो अभी मेरे को ये करवा दिया आपको, वैसे करवाना तो बहुत कुछ है, बट अभी लेक्चर नेक्स्ट में करता हूँ कवर, इस लेक्चर में तो अभी टाइम नहीं बचा अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।